तो ये कुछ थ्योरेटिकल एग्जांपल लेके ट्राई करना पड़ेगा। वो तो हम ट्राई तो नहीं किया, वो देखते हैं, चलो थोड़ा इतना थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पे। तो बट ट्रू तो एक ही होगा ना, क्योंकि ये तो आई से वाले में ना सिंगल करेक्ट है। तो कुछ एग्जांपल ले लेके या तो डिस्कार्ड करने की कोशिश करें, बट ये फॉर ऑल के लिए लेना ना बहुत मुश्किल काम है। सर इसका मैंने आंसर की में चेक किया था, तो हम्म। उसमें था एफ इज इंजेक्टिव, है ना? इंजेक्टिव पर है। लेकिन फॉर ऑल केसेस के लिए जरूरी नहीं है सर। उसका वही ना। आंसर नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट होना चाहिए। क्योंकि ट्रू का मतलब हमेशा ट्रू हो, कोई काउंटर एग्जांपल ना हो, तब ट्रू बोल सकते ना। यही है यहाँ पे मेन, काउंटर एग्जांपल ढूंढना। तो इस क्वेश्चन में चैलेंज हमें है काउंटर एग्जांपल ढूंढने का, कि हम काउंटर एग्जांपल ढूंढ के इसको गलत दिखाएं। इसने कहा है कि एस टी जो है ना, तो ये हमें कह रहा है कि एस और टी जो है ना, वो क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक। एफ एस से टी में एक फंक्शन है, इस तरीके से है कि ऑल सबसेट्स ऑफ ए एंड बी ऑफ एस सच दैट फॉर ऑल सबसेट्स ए एंड बी ऑफ एस वी हैव एफ ए इंटरसेक्शन। ये पता, इसका थोड़ा डिकोड करना पड़ेगा, है ना, कि ए इंटरसेक्शन बी का जो इमेज है वो एफ ए इंटरसेक्शन एफ बी है। मतलब ए का जो इमेज सेट है वो बी का इमेज सेट है, उसका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी के इमेज सेट के इक्वल है, ठीक है ना। तो ये कहना चाह रहा है। तो एक ऐसा ए मिलेगा मुझे जो सबसेट ऑफ एस होगा जहां पे एफ इनवर्स एफ ए नहीं होगा। सो एफ इनवर्स एफ ए एस नहीं होगा ऐसा। देयर इज डिसजॉइंट सबसेट ए एंड बी ऑफ एस सच दैट एफ ए इंटरसेक्शन एफ बी एम्प्टी नहीं होगा। ऐसा एक मिल जाएगा जहां एम्प्टी नहीं होगा। तो यहां तो देखो एक चीज आप समझते हैं, ये कह रहा है कि सबसेट ए इंटरसेक्शन बी डिसजॉइंट है, तो मुझे बता रखा है डिसजॉइंट है ना। तो एक ऐसा डिसजॉइंट सबसेट मिलेगा, तो अगर यहां पे हम इंप्लाइज करते हैं, चलो दोनों तरफ लगा देते हैं एफ अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। तो एफ लगा देंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एफ ऑफ फाई, दोनों तरफ एफ ऑपरेट, ये हमें गिवन है, देयर एग्जिस्ट ना। मतलब हम सोच रहे हैं चलो कि एक ऐसा डिसजॉइंट मिलेगा, तो हम मान रहे हैं कि चलो ए भी ऐसा मिलेगा मुझे, तो अज्यूम करते हैं कि ऐसा मिलेगा जो ऐसा होगा। तो देखते हैं इसके बारे में क्या आता है कंक्लूजन। तो यहां से ये प्रॉपर्टी कहता है कि एफ ए इंटरसेक्शन एफ बी होगा, और फाई का इमेज, फाई मतलब क्या, कुछ नहीं है। तो फाई में कुछ नहीं है, तो एफ इमेज क्या बनाएगा, कुछ नहीं बनाएगा। इमेज सेट तो एम्प्टी होगा, एम्प्टी सेट को एम्प्टी भी मैप करेगा। अच्छा, तो ये तो एम्प्टी होगा। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि कोई भी ए इंटरसेक्शन बी में लूँ एम्प्टी होगा, तो जरूरी है कि एम्प्टी ही हो। तो ये कह रहा है कि एक ऐसा मिलेगा जहां एम्प्टी नहीं होगा, ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं, है ना। सो अगर ऐसा होगा तो ये इसकी गारंटी है। तो ये कह रहा है ऐसा नहीं, तो ये तो फॉल्स हो गया, ठीक है। चलो अब ये कह रहा है कि एक ऐसा मुझे ए मिलेगा एस का सबसेट जहां एफ ए और एफ इनवर्स ए नहीं होगा। तो वैसे तो अगर एफ इनवर्स एफ ए जो है वो ए ही होता है, लेकिन ये तब होता है जब एफ इंजेक्टिव हो। अगर एफ इंजेक्टिव है तो ये गारंटी है, इंजेक्टिव इन द सेंस, अच्छा ओ तो ये क्या कह रहा है, ए का इमेज सेट और उसका इनवर्स इमेज ले रहा है ना। सो ए का इमेज सेट और ए का इनवर्स इमेज ए के इक्वल नहीं आएगा। तो ये तो गलत नहीं लग रहा है कि जैसे मान लीजिए आपने ए कहीं पे मैप हुआ तो वो एफ ए हो गया, अब इसका जब आप इनवर्स इमेज लोगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा। हाँ ऑब्वियसली, ये तो फॉर्मूला है ना। अच्छा, ये तो इन्वर्टिबल हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। 1 1 on 2 मुझे कब चाहिए, जब फंक्शन इन्वर्टिबल हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इनवर्स इमेज अलग चीज है और इनवर्स फंक्शन अलग चीज है। इवन जो फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है
उसमें भी इनवर्स इमेज निकाले जा सकते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल अगर आपको देख के मैं समझाऊं कि लेट से 1 2 और यहाँ 3, मान लो यहाँ से अभी के लिए ए से बी में फंक्शन है, 1 का इमेज 2 का इमेज 3 है अभी, और चाहो तो वहाँ ले लो 4, चाहो तो, है ना, यहाँ भी कुछ ले लो, 5 ले लो, अभी मर्जी से। तो लेट से 5 1 पे है, तो ये फंक्शन 1 1 है जी, बताइए ये 1 1 है या नहीं है? क्या ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है? जो मैंने ग्राफ बनाया हुआ, फिगर बनाया उसमें 1 1 है कि नहीं है, क्वेश्चन ये है मेरा। बाइजेक्टिव है, इन्वर्टिबल है? भाई 1 1 का डेफिनेशन तो पता होगा। 1 2 5 डोमेन में है और कोडोमेन में है 3 4, तो 1 और 2 दोनों का इमेज 3 है, तो क्या ये 1 1 फंक्शन है या नहीं है, या बाइजेक्टिव है या नहीं है? ये समझ नहीं आ रहा आप लोगों को बाइजेक्टिव का? तो कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व, जब ये बेसिक सा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है? अरे 1 1 क्या होता है भाई, तुम लोग पहले ये बताओ, बाइजेक्टिव क्या होता है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। हाँ जी श्रीकांत, जो फंक्शन मैंने बनाया वो 1 1 है कि नहीं है? नो सर। ये फंक्शन 1 1 है? नो सर। 1 2 दोनों का इमेज 3 है, तो 1 1 तो नहीं है। यस सर। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ एफ इनवर्स ऑफ बी, तो ये कितना होगा? तो इनवर्स इमेज एग्जिस्ट करेगी, फंक्शन इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो एफ इनवर्स भी ए आ जाएगा, है ना, क्योंकि सारे इमेज को मैप कर दिया है, तो फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है, स्टिल एफ इनवर्स एग्जिस्ट, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये तो कह रहा है कि इक्वल नहीं होगा, ये गलत लग रहा है मुझे, है ना, क्योंकि ये होगा ही, क्योंकि तुम एफ को आपने इमेज लिया, फिर उसका ही जो इमेज है उसका इनवर्स इमेज आपने लिया। अच्छा एक मिनट, देयर एग्जिस्ट ए, ओ, तो मैं ऐसे काउंटर एग्जाम्पल बनाने की कोशिश, लेकिन वहां पर ये भी तो है कि ए इंटरसेक्शन बी का इमेज एफ ए इंटरसेक्शन एफ बी ही है। हम्म, मान लो अभी ए मैंने यहाँ पे 2 5 ले लिया, मान लो ए इज 2 5, तो इसका इमेज 3 4 हुआ। लेकिन ये भी तो इंश्योर करना है कि फंक्शन ऐसा है कि ए इंटरसेक्शन बी का इमेज एफ ए इंटरसेक्शन एफ बी ही है। ये फंक्शन सुटेबल है ही नहीं यहाँ पे, ओके। इसका मतलब ठीक है, अगर ये जो फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो ये ऐसा तो होगा, मतलब वो है ना, तो ये मतलब ये कहना मतलब ये ऐसा आएगा, ये ए ही आएगा उस कंडीशन में, तो फॉल्स हो जाएगा। अब सी और डी में आपको देखना है, तो क्या जरूरी है फंक्शन इंजेक्टिव ही होगा? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर होगा नो। अगर मैं इसमें, है ना, ये डोमेन और ये कोडोमेन कर दो अभी के लिए, तो ये वाली फंक्शन जो मैंने बनाए है ना, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। ठीक है, कैसे नहीं कर रहा है? तो अगर मैं ए यहाँ पे ले लेता हूँ जस्ट सेट, इंजेक्टिव भी नहीं है। हाँ है ना, तो बी ले लेता हूँ जस्ट 2 3 ले लो या 2 ले लो, है ना, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन भी तो 5 है, जिसका इमेज 5 होना चाहिए, मतलब 5 होगा, लेकिन एफ 1 2 का इमेज मैंने सेम लिया है ना, तो यहाँ पे इंजेक्टिव नहीं है, लेकिन सुटेबल एग्जाम्पल नहीं है ना, दिस इज नॉट सुटेबल एग्जाम्पल, तो इंजेक्टिव इसका नहीं कह सकते हम, है ना, ये तो मैं इनवर्स इमेज का बताना चाह रहा था। तो क्या इंजेक्टिव होना जरूरी है? मतलब इंजेक्टिव मतलब 1 1, इंजेक्टिव का दूसरा नाम है 1 1, तो क्या 1 1 होना जरूरी है? मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज डिस्टिंक्ट ही होगा, आंसर होगा यस, क्योंकि अगर 1 1 नहीं होगा ना, तो मेरे हिसाब से ये सही आएगा, क्योंकि
अगर ये 1 1 नहीं है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, किसी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज 3 होगा। चलो ये समझा देता हूँ, है ना। यस सर। तो अगर ऐसा हुआ, मतलब मैं बोल रहा हूँ ये फंक्शन फॉल्स है, मतलब 1 1 नहीं है, तो ये एग्जांपल है 1 1 नहीं है, तो होगा क्या, ए को ये ले लीजिए, देखिए ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर आप इसको पुट करेंगे यहाँ पे तो पता क्या मिलेगा, फाई इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग 3, ये मिलेगा, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इंजेक्टिव नहीं है, हमने एग्जाम्पल लिया, तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है, जो प्रूफ करना उसका अपोजिट मान लो। तो मुझे प्रूफ करना इंजेक्टिव है, तो मैं क्या मान लिया, इंजेक्टिव नहीं है। तो इसका मतलब कोई दो एलिमेंट ऐसा मिलेगा मुझे जिसका इमेज सेम होगा। तो कोई दो एलिमेंट का मैंने एक सेट बना दिया। अब ए इंटरसेक्शन भी यहाँ फाई है, एफ फाई फाई हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये मुझे कॉन्ट्राडिक्शन क्यों मिल रहा है, क्योंकि मैंने गलत अज्यूम किया था, ये जो बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि ये ट्रू होगा, ठीक है सर लेकिन हाँ। हमने जैसे मतलब ऐसे कैसे प्रूव कर सकते हैं कि जैसे कॉन्ट्रडिक्शन लेकर ये कर दिया आपने। हाँ, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड आपको पता है, कॉन्ट्रडिक्शन जो होता है, जैसे बहुत सारी चीज़ों में कॉन्ट्रडिक्शन मेथड आपने सुना हो ना, प्रूफ का। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड प्रूफ का कैसे यूज करते हैं, कि जो हमें ये सर पर एफ इज इंजेक्टिव फॉर ऑल के लिए हमें बताना है ना। तो ये तो मैं एक एग्जांपल लिया, सारे इसको cases। इसको हटा दो। अब ऐसा मैं कहूंगा, देखो अगर मैं इसका प्रूफ लिखूं तो ऐसा होगा, देखो जनरल प्रूफ अगर लिखे हम तो, कि लेट एफ इज नॉट इंजेक्टिव, ऐसा ही कहेंगे ना आप। तो इसका क्या मतलब है, Yes, sir। कि देयर एग्जिस्ट ए बी इन डोमेन ऑफ एफ सच दैट एफ ए इज इक्वल टू एफ बी एंड ए बी क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा। 1 1 नहीं है, इसका क्या मतलब है, अब मुझे बताइए। जैसे 1 1 कोई फंक्शन नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ, कि मुझे कोई दो एलिमेंट डोमेन में ऐसा मिलेगा जिसका इमेज सेम होगा, यही ना। टू Yes, sir। डिस्टिंक्ट इमेज मुझे मिलेगा डोमेन में जिसका इमेज सेम होगा। तो यहां ए बी डिस्टिंक्ट लिया मैंने, इमेज सेम है। तो अब मैं एक ए बना रहा हूं अपनी मर्जी से, सिंगलटन ए, और बी बना रहा हूं सिंगलटन बी, ठीक। तो अब इसके हेल्प से मुझे बताइए, व्हाट इज द एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड व्हाट इज द एफ ए इंटरसेक्शन एफ बी। तो इसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो फाई हो जाती है, फाई आएगा। और ये क्या आएगा, जहां ए बी का इमेज जा रहा हो कहीं ना कहीं तो जा रहा होगा, है ना। सो इसको अभी के लिए मान लो एफ ए, क्योंकि इमेज तो सेम ही है दोनों का, ये एफ स्मॉल ए, ये एफ स्मॉल बी, तो एफ ए, ये दोनों इक्वल है, इक्वल तो नहीं है। No, sir। तो इसका मतलब यहां से मैंने दिखा दिया कि एफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल नहीं है एफ ए इंटरसेक्शन एफ बी के। बट आपको गिवन क्या था, फॉर ऑल सबसेट्स ए बी ऑफ एस वी मस्ट हैव दिस कंडीशन। तो अगर इंजेक्टिव नहीं है तो मेरे पास एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां पे ये दोनों Yes, sir। इक्वल नहीं है। सो विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन टू गिवन फैक्ट। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया, मतलब इसको ही गलत कह दिया, जो दिया था ना उसको ही गलत कह दिया, ये तो इमेज कहीं ना कहीं तो बनेगी, है ना। हाँ। वो null तो नहीं होगा। तो इसका मतलब उसको इंजेक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि अगर इंजेक्टिव नहीं हुआ तो ये नहीं होगा, तो ये होगा, तो इंजेक्टिव होना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। सो 14 देखिए। सो 14 क्वेश्चन जो है कि लेट एस बी सेट ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिसेस ए सच दैट, ठीक है ना। सो लेट एस बी सेट ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिसेस ए सच दैट अमॉन्ग द 9 एंट्रीज ऑफ ए देर आर एग्जैक्टली 3 zeros, एग्जैक्टली 3, अच्छा 3 zeros, मतलब 3x3 की मैट्रिक्स है मेरे पास, है ना। सो 9 एलिमेंट्स हैं इसमें, 9 एंट्रीज हैं। सो 3 0 है, 3 1 है और 3 2 है, ओ। सो नंबर ऑफ मैट्रिसेस इन एस दैट हैव ट्रेस डिविजिबल बाई 3 इज, वाओ अच्छा क्वेश्चन है, करो ट्राई। तो यहाँ काउंट करना पड़ेगा हमें, है ना।
कि 3 जगह कहीं पे 1 है, 3 जगह कहीं पे 0 है और 3 जगह कहीं पे 2 है। तो कितने मैट्रिक्स हम बना पाएंगे जिसका ट्रेस 3 से डिविजिबल हो, ट्रेस 3 से डिविजिबल हो, है ना। चार। x1 प्लस x2 प्लस x3 इज मल्टीपल ऑफ 3, है ना। तो या तो 0 हो जाए या 3 हो जाए या 6 हो जाए, और कुछ पॉसिबिलिटी है? अब मुझे इसमें पॉसिबल, सर हम हाँ 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अब x1 x2 x3 बता रहे हैं, 0 0 0 ले सकते हैं, 1 1 1 ले सकते हैं, 2 2 2 ले सकते हैं। अब बाकी कॉम्बिनेशन बनाइए जरा। 1 1 1 नहीं वो तो हो गया, 2 2 अब क्या ले सकते हैं हम डायगोनल पे? 0 to 1 सर। 0 2 1। अब इसके कितने केसेस बना सकते हैं हम लोग? 6 केसेस, 3 फैक्टोरियल ना, क्योंकि डिफरेंट मैट्रिक्स बनेंगे ना इससे। तो मतलब 0 2 1 0 1 2 2 0 1 2 1 0 1 0 2 या 1 2 0। तो इसमें सीधा मैं 6 केसेस ऐसे ही कह देता हूं। तो इसके 6 केसेस बनेंगे टोटल, इसके जैसा 0 1 2 को यूज करके। और कुछ पॉसिबल है कि नहीं? बताइए जी, और क्या केसेस हो सकते हैं? हम्म सर और कोई केस नहीं है। देखिए, अब आपको इसमें तो डायगोनल्स की यही पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन आप नॉन डायगोनल को मूव करा सकते हैं ना। अब समझिए जरा, ऐसी सिचुएशन में कितने मैट्रिक्स हम बना सकते हैं? अब पहले वाले मैट्रिक्स सोचते हैं। हमने यहाँ पे 0 0 0 रख दिया। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, तो ये जो 6 ब्लैंक स्पेस है मेरे पास, है ना, 1 2 3 4 5 6, इसमें मुझे 1 1 1 2 2 2 फिल करने हैं। सो हाउ मेनी केसेस यू हैव? हाउ मेनी वे यू कैन अरेंज दिस 6 नंबर्स? 6 फैक्टोरियल। सर ये मिसिसिपी प्रॉब्लम है। हाँ मिसिसिपी प्रॉब्लम है सर, ये आइडेंटिकल चीजों को हाँ हाँ, अलग अलग मतलब जगहों वही। पर arrange सो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो ये कितना आ जाएगा? 20 आ गया ना। तो यहां देखो, एक केस था और इससे 20 मैट्रिक्स बन सकते हैं। ये एक केस हुआ, मतलब एक डायगोनल केस, और 20 के बन सकते हैं। यहां भी ऐसे ही है, यहां भी कितने 20 बनेंगे। सेम मैं 1 1 1 रख दूंगा। तो कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं? यहां पे भी एक केस है और टोटल 20 बन सकते हैं। अब इसमें 6 पॉसिबल इसके कॉम्बिनेशन है, और एक कॉम्बिनेशन के लिए कितने मैट्रिक्स बना सकता हूं मैं? तो यहां जैसे मैंने रख दिया 0 2 1, तो मेरे पास ब्लैंक स्पेस कितने हैं? 6। और ये ब्लैंक 6 स्पेस में क्या क्या आएगा? तो इसमें जो मेरे पास ब्लैंक स्पेस पे आएगा 0 0 1 1 2 2, यही ना। सो दिस नंबर कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वे? 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720। 720 बाई 8 हो गया 90। तो यहाँ पे 90।
सो एक सिचुएशन के लिए 90 मैट्रिक्स बनेंगे, तो इतने, तो कितना हो गया ये फाइनल, ये 20, ये 20, ये 20, 540। सो ऐड कर लो इस पूरे को, कितने हो गए 600। सो 600 इज आंसर, देख लीजिए। यस सर। तो पहले हमने डायगोनल को फिक्स किया, फिर मैट्रिक्स को हमने देखा कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं, फिर हमने बाकी एलिमेंट्स को अरेंज किया, क्योंकि हमें नंबर ऑफ मैट्रिसेस चाहिए। तो पहले डायगोनल्स को, ये डायगोनल फिक्स हो गया, तो इसके 20 डिफरेंट मैट्रिक्स हम बना पाएंगे जहां डायगोनल 0 0 0 है। 20 डिफरेंट मैट्रिक्स बना पाएंगे जहां डायगोनल 1 1 1 है। 20 डिफरेंट मैट्रिक्स बना पाएंगे जहां डायगोनल 2 2 2 है। अब 0 2 1 है, तो ये दीज एलिमेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज, तो ये फिक्स हो गया। नाउ द रेस्ट जो है, देख लीजिए, दैट कैन बी अरेंज्ड इन 90 वेज। ये 90 वेज में ये था पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो टोटल ये मिलके 600 आ गया। चेक कर लो भाई तुम लोग, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं देन। 15 देखिए। सो देखो 15 क्या कह रहा है कि x1 x2 xn ये क्या है, रियल नंबर्स हैं, डिस्टिंक्ट हैं। अच्छा, और एक सेट डिफाइन किया a, सो इस एन टपल f1t f2t fnt। अच्छा, तो ये एन टपल है जहां t रियल नंबर है। वेयर फॉर 1 लेस देन इक्वल टू k लेस देन इक्वल टू n एफ के टी इज 1 और 0, है ना। सो एफ के टी है 1 या 0। 1 कब है, अगर एक्स के लेस देन इक्वल टू टी है। 0 कब है, अदरवाइज। सो एफ के टी 1 अगर एक्स के लेस देन इक्वल टू टी, 0 अदरवाइज। तो देन ए कंटेन्स एग्जैक्टली एन एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट n प्लस 1 2 की पावर n इनफाइनटली मेनी। अच्छा, तो सोचिए यहाँ पे कि जैसे ये आपके पास t है, तो एक्स के लेस देन इक्वल टू टी, और यहाँ होगा एक्स के मोर देन टी। अदरवाइज का मतलब क्या कि एक्स के मोर देन टी, दो ही पॉसिबिलिटी है। सो एफ के कैन टेक वैल्यू 0 और 1, है ना। तो ये जो f1t है, दिस कैन टेक वैल्यू 0 और 1, f2t कैन टेक वैल्यू 0 और 1। तो वैसे टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं, लेकिन t फिक्स है, ध्यान ये रखना t एक फिक्स्ड है। तो सपोज मैंने t यहां का ले लिया, t यू विल चूज सम t ना। हम्म, तो या तो इस साइड होगा या इस साइड होगा, दो पॉसिबिलिटी है ना। सो आइदर दिस साइड और दिस साइड। तो टी तो कोई फिक्स कर सकता है ना, टी फिक्स समथिंग, है ना। तो
बोलो भाई क्या लगता है? मतलब ये n टपल है और ईच हैज टू चॉइसेस 0 1 0 1 0 1, तो वैसे तो 2 × 2 × 2 n टाइम 2 की पावर n टोटल होगी। ठीक है, देख लो। जैसे मान लो हो सकता ना कि सपोज x1 यहाँ हो, x2 यहाँ हो, बाकी तो उसके अकॉर्डिंग मूव करता रहेगा। और t तो कोई फिक्स रियल नंबर होगा। ठीक है, सो मेरा 2 अवर n होगा, चेक कर लो आप लोग, बिकॉज 0 और 1 2 चॉइसेस, 2 2 2 2 यू हैव n टपल्स, सो 2 की पावर n चॉइसेस, f के कैन टेक 1 और 0। तो जो a होगा इट इज समथिंग लाइक ऐसा, या तो सारे 0 हो जाएंगे। तो सारे 0 कब होंगे? जब x1 x2 x3 xn सब t के लेफ्ट में नहीं राइट में होगा, है ना। अगर x1 x2 सब इसमें है तो सारे 0 हो जाएंगे, सब इधर है सारे 1 हो जाएंगे, कुछ इधर है तो वैसा हो जाएगा। ठीक है, सो यू हैव इस तरह से। हाँ बोलो। की पावर n कैसे? हाँ, बिकॉज टू ईच आपके पास n f1 f2 fn, this has two choices, this has two choices, this has two choices, so what is the total number of choices you have? Multiplication rule of counting, 2 × 2 × 2 कर रहे हैं आप n टाइम, तो कितना आएगा? सर मतलब फिर इसका क्या है, ये जो अपन ने t फिक्स किया है हाँ ना, इसके मतलब जैसे अगर अपन ने इस साइड को रख दिए, मतलब तीनों राइट की तरफ रख दिए, तो सारे फंक्शन f ऑफ 0 मतलब f1 ऑफ 0 f2 ऑफ 0 ये सब अपने 0 आ गई वैल्यूज। नहीं यहाँ k के अकॉर्डिंग वो करना है, t तो फिक्स है, k के अकॉर्डिंग। अरे भाई ऐसे सोचो, ये तो आसान क्वेश्चन है, नंबर लाइन है यहाँ k x1 x2, हालांकि ये कहीं भी हो सकता है, ऑर्डर में नहीं है। तो मान लो t यहाँ पे है, सो व्हाट इज योर a सेट? मुझे a सेट बताओ अगर आपको a सेट समझ आया है तो। इस सिचुएशन में t यहाँ पे है और ये सब इधर, व्हाट इज योर a सेट? क्वेश्चन इज दिस। एक्चुअली आपको समझ ही नहीं आया क्योंकि आपको ये चीज समझ नहीं आया, ढंग से पढ़ो ये क्या है। f0 t होगा या f1t 1 या 0 होगा जब x1 इज लेस देन इक्वल टू t, और ये तब होगा जब x1 मोर देन t होगा। तो भाई x1 के पास चॉइस है, x1 या तो मोर देन t हो सकता है या लेस देन t हो सकता है। यस सर। सो f1 के पास, f1 की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है? व्हाट इज द रेंज ऑफ f1? f1 का रेंज क्या है? लिखा तो है भाई, f के या तो 1 होगा या 0 होगा, इसमें क्या सोचना, लिखा तो है यहाँ पे कि f के विल बी आइदर 0 और 1, बर्नौली रैंडम वेरिएबल टाइप का रैंडम वेरिएबल सोचे तो हम लिखा है ना कि f के विल बी या तो 1 या 0, डिपेंड्स ऑन वेयर s के लाइज। तो f चाहे तुम कहीं भी रख लो x1 x2 x को फंक्शन या तो 0 आना है या 1 आना है, तो दो ही चॉइस है ना आपके पास। ओके सर। So each of them, f1 has two choice, f2 has two choice, fn has two choice, 2 2 2 2 मल्टीप्लाई n टपल है तो 2 की पावर n चॉइसेस हमारे पास है। अब यहां से आता है स्टैटिस्टिक्स, है ना। चलिए, तो एक्स वाई बी इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली IID है, और ये ज्योमेट्रिक है अगर आप ध्यान से देखो तो, है ना। सो इट इज समथिंग लाइक p इंटू क्यू की पावर k, जहाँ k की वैल्यू 0 1 2 डॉट 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 इस तरह से है। ठीक है, सो p इंटू क्यू की पावर k, ये x इक्वल टू k की मतलब ज्योमेट्रिक है। सो x इज ज्योमेट्रिक p, तो x मोर देन y। सो आपको आइडिया होगा। सो मैं अगर आपसे पूछूं, क्या मुझे ये बता सकते हो कि आप लोग इस क्वेश्चन में, कैन यू टेल मी दिस, व्हाट इज द आंसर ऑफ x इक्वल टू y? ये निकाल दिए तो काम हो गया, क्योंकि x मोर देन y
प्लस एक्स लेस देन वाई प्लस एक्स इक्वल टू वाई, ये 1 हो जाएगा। और आईआईडी है इसलिए दोनों सेम ही हैं, तो यहां से 2 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ x more than y is 1 minus probability of x equal to y. So finally जो मुझे चाहिए वो ये है 1/2 1 minus probability x is equal to y। और इस तरह क्वेश्चन जैम में भी आए हैं, जो लोग जैम की तैयारी किए हो। तो ये हो जाएगा समेशन प्रोबेबिलिटी x is equal to n into probability y is equal to n। n कॉमन है, n कैन टेक वैल्यू 0 से इन्फिनिटी। आई होप इसके आगे कंटिन्यू कर पाओगे। सो कैन यू टेल एनीवन कि ये आंसर क्या आएगा? और ये कहाँ से पुट करना है, यहाँ दे रखा है। या Yes, अगर sir. n में दिक्कत हो तो k रख लो, इसको k कर लो और यहाँ लिख दो k फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी। बताइए कितना आएगा? सो एक तो ये बताना है कि ये कितना आएगा और फिर ये बताना है कि ये कितना आएगा। दो चीज़ें हैं, सॉल्व कीजिए अभी। ये सब इजी क्वेश्चन है, ये सब जैम लेवल के क्वेश्चन है, जैम में आए हैं ऑलरेडी। वहाँ बाइनोमियल के लिए आया हुआ है जैम में। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने ऐसे कर लिया था, सपोर्ट थोड़ा चेंज करके। कैसे भी कर लिए, आंसर बताओ। तो 0.2 आया था। फाइनल आंसर? Yes, sir. 0. बाकी लोग देखिए, तो ये कितना आ रहा है? तो जस्ट जीपी लगाना है, इनफाइनाइट टर्म का जीपी यूज हो जाएगा यहाँ पे। सो 1/4 की पावर के 1/4 की पावर के, सो है ना 1/16 की पावर के हो जाएगा, बाकी 3/4 बाहर रहेगा। सो 9/16, सो a अपॉन 1 माइनस आर, तो यहाँ पे 9/16 इंटू ये 15/16, तो 16/15 ये कट जाएगा। सो 9/15, 3 3 जा 3 5 जा, तो यहाँ पुट कर लेंगे तो हाफ 1 माइनस 3/5, ठीक है। सो ये 2/5 कट गया 1/5, 1/5 इज 0.2 है ना। आप किसी भी तरीके से सॉल्व करो, आंसर सेम रहेगा, तो ठीक है। 17 देखिए, 17 कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का लग रहा है ना। तो x1 x2 डॉट 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 बी द आईआईडी बाइनोमियल एनपी, ओके। और इसके है x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, अच्छा। तो आपसे पूछ रहा है एस के अपॉन के। तो ठीक तो है। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि एस के का एक्सपेक्टेशन कितना है जी, ये तो जानते होगे भाई, छोड़ो, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर तो पता ही होगा। सो अगर मैं आपसे पूछूं यस सर, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। एस एन अपॉन एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू व्हाट, यहाँ एस एन ये है ना। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, एक्स एन स्क्वायर अपॉन एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर। सो कैन यू फाइंड ई ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस बाइनोमियल में? ई एक्स स्क्वायर कितना होगा? सो ये होता है वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस मीन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। वेरिएंस कितना होता है? एन पी क्यू और एन पी का होल स्क्वायर, मतलब एन पी क्यू इज 1 माइनस पी, सो एन पी माइनस एन पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस, कितना आएगा ये सिंप्लीफाई होके? एन पी क्यू है ना, सो ये एन पी स्क्वायर ना,
अच्छा P यहाँ कह रहा है पुट कर लो इन दोनों में, देखो P, तो ये अभी के लिए ये आया है क्या, ठीक से लिख देता हूँ, ये है NP माइनस NP स्क्वायर प्लस N स्क्वायर P स्क्वायर, और अगर मैं P को अगर हाफ रख दूं तो क्या बनेगा ये, तो N सर माइन, डी। है ना, N बाई 2 N/4 N स्क्वायर बाई 4, LCM ले सकते हैं हम लोग, तो LCM ले लेंगे तो ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लो। तो मोर देन एप्साइलॉन तो 0 होगा, हाँ, तो कितना आएगा बस ये देख लेना है, D बन जाएगा, है ना, ठीक है ना, ये दोनों LCM ले लो इनका, इनका LCM लोगे तो कितना बन जाएगा, ये सबका LCM 4 ले लो, तो सबका LCM 4 2n माइनस एन, n प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ गया n इंटू एन प्लस 1/4, ओके, तो D इज करेक्ट Yes, ऑप्शन। sir, D. सो सिंपल वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर पे है, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर लगाना है, और उसको क्या किया, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर के जो है ना कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन लिख दिया है इंस्टीड ऑफ राइटिंग दिस। सो आप सब लोग जानते ही हैं, है ना, कि एक्स एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू लेट्स से एक्स इफ एंड ओनली इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स एन माइनस एक्स मोर देन एप्सिलॉन इज 0, यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। 18 जो है ये भी आसान क्वेश्चन है, ये तो बेसिक PSC में आपने किए होंगे, मुझे लगता है कराने की जरूरत है कुछ नहीं, बस है ना, E ऑफ एक्स वाई तो कर लेना अपना, डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई और जॉइंट PDF, बस एरिया अंडर, या दूसरा तरीका से करना हो तो भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ दिख रहा है एक्स वाई इंडिपेंडेंट टाइप का है, तो इतना मुश्किल करने के बजाय दिस कैन बी रिटन एज E ऑफ क्या रखना चाहोगे, तो एक्स एक्स मोर, गिवन है एक्स वाई गिवन एक्स कोई एक गिवन ले बाय लो, कोई एक ले लो, वाई ले लें, वाई को। तो यहाँ से आ जाएगा E ऑफ, और ये y लिया तो y बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा E ऑफ एक्स गिवन y, ये पहले निकाल लो फिर आसानी से आ जाएगा, तो इससे हो जाएगा, है ना। अब वो उसको तुम लिख सकते हो, जो जो fx y हमें लिख के दिया है ना, दैट कैन बी रिटन एज fy ऑफ y इंटू एफ ऑफ एक्स गिवन वाई एक्स गिवन वाई, और ध्यान से देखोगे तो f ऑफ एक्स गिवन वाई जो है ये है y एक्स गिवन वाई, तो x का PDF मुझे लिखना पड़ेगा ना, ठीक है, तो इट इज y e की पावर माइनस एक्स वाई, ठीक है, लैम्बडा e की पावर माइनस लैम्बडा एक्स होता है ना, और इनटू, तो ये इसकी है, इसकी वैल्यू ये आ गई, और बचा क्या है, इनटू में हाफ, सो दिस हाफ इज दिस मच, तो इससे पता है क्या समझ आया, ये समझ आया कि y इज यूनिफॉर्म 0 to मतलब 2 4, है ना, क्योंकि यहाँ 2 4 सपोर्ट है इसीलिए, सो y इज यूनिफॉर्म 2 4 एंड x गिवन y इज एक्सपोनेंशियल y, लैम्डा की जगह ना लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा एक्स, ये हो गया, तो आ गया यहाँ से, अब ये कितना होगा, सो x गिवन y इज y इंटू एक्स गिवन y इज एक्सपोनेंशियल y, तो इसका मीन कितना होगा, इसमें मीन 1/y आएगा, y कट गया तो 1 आ गया, बस 1 इज द आंसर, ठीक है जी, देख लो, तो आंसर इज 1, तो सिंपल इससे आ जाएगा, वरना तुम डबल इंटीग्रेशन करे कर तब भी होता तो थोड़ा उसमें टाइम लग सकता था, बट ये डायरेक्टली आ गया, तो ये 18 तक हो गया, अब आते हैं 19, सो 19 देखो जी, सो एक्स वाई भी रैंडम वेरिएबल जहाँ y x का वेरिएंस 9 है, y का वेरिएंस 4 है ना, सो आपको कह रहा है कि x का वेरिएंस 9 है, y का वेरिएंस 4 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर नॉन नेगेटिव रियल्स a एंड b, वेरिएंस ऑफ ax प्लस by इज 0 इफ एंड ओनली इफ दिस, तो आपको पता है ना वेरिएंस 0 कब होता है किसी रैंडम वेरिएबल का, तो जब ax प्लस by इज डीजेनरेट, डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल। कोई कांस्टेंट हो जाएगा, और ये कांस्टेंट कब होगा, सो एक्स वाई मिल के कांस्टेंट है,
जीरो होना जरूरी तो नहीं लग रहा मुझे, है ना, इट्स नॉट नेसेसरली जीरो। सर x और y की वैल्यू 0 हो जाए तब भी हो जाएगा। तो डिजनरेट है ना, मतलब ये मिल के डिजनरेट है कांस्टेंट, तो ऐसा तो वेरिएबल टाइप का हो गया ना ये, कि लाइक वैरी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। वेरिएंस ऑफ ax प्लस लाइज बिटवीन दिस एंड दिस, ओके, तो वेरिएंस ऑफ ax प्लस by, एक काम करो खोल दो इसको तो आसान रहेगा, यू जस्ट ओपन दिस। सो हम पहले ओपन करते हैं वेरिएंस ऑफ ax प्लस by को ओपन करते हैं। so a स्क्वायर वेरिएंस x, v स्क्वायर वेरिएंस y, फिर प्लस 2ab, फिर क्या, रो सिग्मा x सिग्मा y, सिग्मा x सिग्मा y, यही है। सो अब इसको मैक्सिमाइज कैसे करोगे, तो हो जाएगा, सिग्मा तो पता है ना मुझे सर तो। रो की वैल्यू सो 9a यस सर। स्क्वायर, ये हो गया 4b स्क्वायर, और ये तो मुझे पता ही है, 3 2 जा 6 2 जा 12ab रो, हो तो जाएगा। रो की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, बस -1 to 1 तो कर लो, आ जाएगा यहाँ से, अब नहीं आ जाएगा हाँ तो क्या, अगर मैं रो को जी 1 सर रखूं, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। सो रो को अगर 1 रखूंगा तो क्या बनेगा ये, तो ये 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर, रो को -1 तो माइनस, तो इससे ये समझ आ गया कि जो वेरिएंस दे रखा है उसने, वेरिएंस ऑफ ax प्लस by दिस इज मोर देन इक्वल टू 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। ये सब आसान क्वेश्चन है। सो रो है ना, रो के अकॉर्डिंग वैरी कराओ, तो रो 1 रखोगे तो प्लस हो जाएगी, रो माइनस, ये तो माइनस से प्लस के बीच में लाई कर रही है ये, ठीक है। इससे आ जाएगा, रो से है ना वैरी करा दो तो उससे आ जाएगा। बीसवां क्वेश्चन देखिए कि द मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय, है ना, तो ये भी आपको इजीली पता होगा आप लोगों को कि e की पावर t स्क्वायर प्लस टी, तो मुझे बताइए x का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है देख के। सर नॉर्मल 1 कॉमा है ना, म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, सो म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, 1,2 ये हो गया। अब फाइंड द CDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल, ठीक है, तो x मोर देन इक्वल टू 0, तो आपको पता ही है बताओ ये सब पूछने लायक है, ये सब BSc लेवल का क्वेश्चन नहीं है, मतलब सिंपली इस कॉलेज में आप लोगों ने किए होंगे, मतलब ये सब करना मतलब इजी क्वेश्चन है, तो ये सब आप लोग इजीली कर लोगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट थोड़ी होते हैं। ये जेड हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से जेड कैसे बनेगा, x माइनस 1/√2, तो यहाँ से आ गया z मोर देन इक्वल टू -1/√2, तो ये हो गया 1 माइनस 5 ऑफ 1/√2, है ना, एक मिनट, माइनस होगा ना ये, तो ये मतलब कहने का मतलब 5 ऑफ 1/√2 आ गया, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी वही होगी जो z लेस देन इक्वल टू 1/√2 होगी, ठीक है, तो 5 ऑफ 1/√2 आ गया आंसर, देख लो आप लोग सी। सर ये वाला पेपर ज्यादा इजी था। हाँ ये शायद इजी बनाया था ना, ये पेपर थोड़ा इजी था, क्योंकि बाकी पेपर थोड़े टफ थे, तो ये इसका ना सी सही है। देखो 21 क्या कह रहा है, तो a multiple choice test uses the following scoring procedure to discourage students from guessing. For each correct response the score is 5, for each incorrect score is 0, तो अगर true है तो 5, false है तो 0, for no response score is 2। अच्छा अगर तुम, हाँ ये JEE में ये सब रखते हैं कि ताकि तुम अगर छोड़ दोगे 2 नंबर मिलेगा, है ना, गलत करोगे तो 0 मिलेगा, नेगेटिव नहीं जाएगा, यस तो सर वो एडवांस में
है ना, एडवांस में ऐसा रखते हैं वो लोग, ये है, ये छोड़ दोगे तो मार्क्स मिलेंगे। तो वैसा है कि अगर आपने करेक्ट रिस्पॉन्स दिया 5 मिलेगा, गलत रिस्पॉन्स दिए 0 मिलेगा, छोड़ दोगे क्वेश्चन मतलब यू विल नॉट अटेम्प्ट तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा अटेम्प्ट ना करने के। तो है ना, रिस्क लेने पे 0 हो सकता है, कहने का ये मतलब है। तो बच्चा वही अटेम्प्ट करेगा जो श्योर होगा 5 के लिए, नहीं तो 0 के लिए कौन अटेम्प्ट करेगा, इस तरह से। So if there are 4 choices for each question, so what is the minimum number of incorrect choices that the student must eliminate before it is क्या advantageous to guess among the rest than leave the question unanswered। थोड़े से वर्ड में घुमाया है, ढंग से पढ़िए, इसको समझना पड़ेगा। एक एक ऑप्शन में सोच लो, काम हो जाएगा, है ना। देखिए जैसे एक क्वेश्चन की बात कर रहा है ये, है ना, ये जस्ट टॉकिंग अबाउट सिंगल क्वेश्चन कि मान लो है ना 4 ऑप्शन है, तो कितने कहता मिनिमम कितने नंबर ऑफ इनकरेक्ट ऑप्शन को स्टूडेंट एलिमिनेट कर लेगा बिफोर, पहले ही, ताकि ये गेस करना ज्यादा बेनिफिशियल हो देन छोड़ना। तो छोड़ने से क्या होगा, 2 मार्क्स मिलेंगे, और आंसर करने से 2 से ज्यादा मार्क्स मिलने के चांस होंगे। तो यहां पे एक्सपेक्टेशन पे आपको काम करना पड़ेगा, है ना, यू हैव टू टॉक अबाउट एक्सपेक्टेशन। देखो सो लाइक मैं 0 के लिए बात करता हूं कि मतलब 0 क्वेश्चन एलिमिनेट किया, मतलब ही विल गेस अमॉन्ग 4 क्वेश्चंस, ठीक है, 4 ऑप्शंस स्टूडेंट मस्ट एलिमिनेट बिफोर इट इज एडवांटेजेस टू गेस अमॉन्ग द रेस्ट। तो अगर गेस्ट करेगा 4 में से तो करेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है जी, 1/4 1/4 1/4, करेक्ट तो कोई एक ही होगा, है ना। सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मार्क्स ही गेट इन दिस सिचुएशन, 4 ऑप्शन है, वो रैंडमली एक गेस कर रहा है, तो कितने मार्क्स मिलने के चांस है, उसके एक्सपेक्टेड मार्क्स कितना हो सकता है।
कैन यू फाइंड द एक्सपेक्टेशन? तो यहां पे जो है देखो x है मार्क्स ही गॉट, ही और सी गॉट, है ना। तो x के पास 3 पॉसिबिलिटी है, 0, 2 और 5। ठीक, तो इस वाले सिचुएशन में आपसे मैं पूछूं कि x बराबर 0 की क्या प्रोबेबिलिटी है, x बराबर 2 की क्या प्रोबेबिलिटी है और x बराबर 5 की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 5 मतलब वो करेक्ट ऑप्शन चूज करेगा, इसकी 1/4 प्रोबेबिलिटी है। x बराबर 2 का मतलब वो आंसर ही नहीं करेगा। तो अच्छा, लेकिन वो तो कहना चाह रहा है कि, है ना। सर हाँ सर अपनी ये सर x बराबर 2 स्कोर की है। तो 0 प्रोबेबिलिटी होगी। क्या 2 पे? x बराबर 2 की तो 0 प्रोबेबिलिटी हाँ होगी क्योंकि वो क्योंकि श्योर इवेंट है। क्योंकि नहीं, x बराबर 2 मतलब वो छोड़ देगा, लेकिन वो छोड़ तो नहीं रहा है, वो तो केस कर ही रहा है, तो ये 0 है। और x बराबर 0 का 0 तुम्हें 0 क्या होगा, 0 मतलब गलत होने के चांस 3/4 है इसके। सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड मार्क्स हेयर, ex कितना होगा 5/4, 5/4 इज 1.25। तो दिस डिसीजन इज नॉट गुड, है ना। सो दिस डिसीजन इज नॉट गुड। हमें वो डिसीजन लेना है जिसमें एक्सपेक्टेड मार्क्स 2 से ज्यादा आता हो। चलिए, तो ये मतलब 0 क्वेश्चन वो एलिमिनेट किया है, ही हैज नॉट एलिमिनेटेड एनी ऑप्शन। ठीक, अब जो दूसरा सिचुएशन है कि एक ऑप्शन उसने एलिमिनेट कर दिया पहले ही, एक क्वेश्चन को वो एलिमिनेट कर दिया, मतलब अब वो 3 ऑप्शन पे खेलेगा, है ना। इफ द 4 choices question, what is the minimum number of incorrect choices that a student must eliminate before it is advantageous to guess among the rest than the leave the question unanswered। क्योंकि लीव करेगा तो यहां उसे पता है कि 2 मार्क्स मिलने हैं, मतलब ये कहना चाह रहा है कि किस सिचुएशन में एक्सपेक्टेड मार्क्स 2 से ज्यादा हो सकते हैं। तो एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, तो यहां क्या चांस है अब 1/3, 1/3, 1/3। तो अब यहां पे इसकी फिर से बात करते हैं। सो x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2। बोलिए जी, सॉरी 0, 2, 5। तो 5 मिलने के चांस 1/3 है और वो तो गेस कर रहा है, तो यहाँ पे इसका 0 ही रहेगा और यहाँ पे 2/3। व्हाट इज एक्सपेक्टेड यहाँ पे, सो यहाँ ex कितना आएगा, सो दिख रहा आप लोगों को। सो व्हाट इज ex इन दिस सिचुएशन, 5/3 आएगा। 5/3 कितना होगा, ये भी 1 point something ही होगा। सो दिस इज नॉट अ गुड चॉइस। कम टू द नेक्स्ट। तो है ना, ये चारों अटेम्प्ट कर रहा था, उसके लिए था, है ना, चारों ऑप्शन अटेम्प्ट कर रहा था। अब इसमें है कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, तो हाफ हाफ चांस है। सो प्रोबेबिलिटी x बराबर 0, x बराबर 2 और x बराबर 5। तो 0। सो अगेन इसका 1/2, 1/2, ये कितना आया, तो इसके हिसाब से तो 5/2। हाँ या 1/4, 1/4 लेके चलते, लेकिन इसने कहा है ना कि एलिमिनेट करना चाहिए बिफोर इट इज एडवांटेजेस टू गेट अमोंग, है ना। लेकिन अच्छा, ये गारंटी है कि इसमें से उसको मिलेगा ही, कहने का मतलब सही ही होगा इधर, इसकी गारंटी है, वही तो एलिमिनेट करना है उसको। तो इससे क्या आएगा, इससे तो 2.5 आ जाएगा। अच्छा, मैं जो गेस कर रहा हूँ उसके हिसाब से यहाँ तो 5 आ जाएगा एक्सपेक्टेशन। एक ही बचा है, 3 एलिमिनेट कर दिया, बट क्या पता वो सही है कि गलत है। ओ, तो या तो मैं ऐसा करता कि 1/4 लेके चलता। सर पर अजम्पशन ये है ना कि अगर एलिमिनेट कराया तो उसे पता है कि ये गलत है। हाँ, मतलब वही मुझे लग रहा है कि वो पहले एलिमिनेट कर देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे तो 5/2, 2.5 ex आ गया, तो ये तो एडवांटेजेस हो गया।
और अगर 3 क्वेश्चन एलिमिनेट कर दिया तो श्योर हो गया कि सही ही है, तो उसके 5 मार्क्स आने के श्योर चांस हो जाएंगे, है ना। एक बार जरा यहाँ दिमाग लगाइए, यहाँ सोचना पड़ेगा। तो छोड़ता सर मिनिमम नंबर ऑफ इनकरेक्ट चॉइसेस पूछे हैं। मिनिमम नंबर ऑफ इनकरेक्ट, व्हाट इज द, अच्छा व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ इनकरेक्ट चॉइसेस, इनकरेक्ट चॉइसेस दैट स्टूडेंट मस्ट एलिमिनेट। तो मिनिमम 2 होगा, है ना। सो मिनिमम तो 2 ही होगा क्योंकि 0 1 पॉसिबल नहीं था, तो 2 इज द मिनिमम चॉइस, यस, है ना। यहाँ पे 5 आ गया, तो अगर वो 3 एलिमिनेट कर पाएगा तो EX यहाँ 5 आ जाएगा, तो यहाँ 5 है। लेकिन उसने पूछा यस, यहाँ पे ना एग्जैक्ट नहीं पूछा ना, मिनिमम पूछा है कि कम से कम, तो कम से कम 2 उसको एलिमिनेट कर पाएगा, तब जाके रिस्क लेने में उसको फायदा है देन छोड़ने में, ये चीज़ है। मतलब अगर वो कैपेबल है कि 2 ऑप्शन वो डिसाइड कर पाए कि ये गलत ही है तो एलिमिनेट कर देगा, तो बाकी 2 में गेस करेगा, तो उसके मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं देन छोड़ने के। और अगर 3 को एलिमिनेट कर दिया फिर तो वो श्योरली टिक कर देगा, तो 5 नंबर उसको मिल जाएंगे, तो यही 5 नंबर ये है। लेकिन यहाँ पूछा मिनिमम कितने करने पड़ेंगे, तो मिनिमम 2 तो उसको करने पड़ेंगे, तब जाके वो फायदे में आएगा, है ना। ये तो 1 पॉइंट था, तब जाके वो फायदे में आएगा, मोर देन 2 मिलेगा उसको, देख लीजिए। सर ISI के PSA में नेगेटिव मार्किंग है? आई थिंक नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है जहाँ तक मुझे आइडिया, नहीं है ना। ISI किसी भी पेपर में शायद नेगेटिव नहीं है, MSQ MS और इन सब में भी नहीं है। और सर कैलकुलेटर अलाउड है? आई थिंक कैलकुलेटर का आइडिया नहीं है, जैसे इस बार कैलकुलेटर में भी साइंटिफिक अलाउड हो, बट मैं श्योर तो नहीं हूँ, बट ले जा सकते हो अगर वहाँ सर सेंटर। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, पर पॉसिबिलिटी ये है कि स्क्रीन पर उनका एक डिजिटल कैलकुलेटर। ओके, तो हो सकता है। ठीक है, चलो हमने अभी लास्ट क्लास में 9 किए थे, अभी हमने कितने 21 तक कर लिए हैं, तो कल ये कंप्लीट हो जाएगा ना। 22 से लेके हम लोग 30 तक कल कंप्लीट कर लेंगे। सो 22 से 30 तक तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा होपफुली, कोशिश करेंगे, नहीं तो एक क्लास और देंगे। तो बाकी आप अपनी तरफ से कंप्लीट करो, सो है ना। सर वो आ गया, मतलब ये जो एग्जाम है ना, हाँ 11th को है, और जो अपना PSA है वो होगा सुबह 10:30 से 12:30। और PSA मतलब आई थिंक डिजिटली होगा,